डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पुष्पदेव है और मैं आंध्र प्रदेश का रहने वाला हूं। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं वो मेरी सच्ची कहानी है, लेकिन हो सकता है इसके साथ मिलती जुलती आपने कोई झूठी कहानी सुनी हो, क्योंकि जब कोई मशहूर हो जाता है उसके साथ जुड़ी हुई झूठी कहानियां लोग सुनाने लगते हैं उसे बदनाम करने के लिए। लेकिन उस इंसान को आगे आना चाहिए, अपनी सच्ची कहानी खुद बतानी चाहिए। इसीलिए आज मैं सबके सामने आया हूं अपनी सच्ची कहानी सुनाने के लिए, क्योंकि मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूं। कभी मैं आंध्र प्रदेश के जंगलों में लाल चंदन की तस्करी किया करता था और यहां का सबसे बड़ा गैंगस्टर मुझे कहा जाता था। लेकिन आखिर में ये सब कैसे पा सका? इतना बड़ा लाल चंदन का तस्कर कैसे बन पाया? उसके लिए आपको मेरे बचपन में जाना होगा। तब मैं 9 साल का था और मैं हमेशा अपनी माँ से ये सवाल पूछा करता था, माँ, हम गरीब क्यों हैं और बाकी जमींदार लोग अमीर क्यों हैं? तो मेरी माँ कहती, उन्होंने मेहनत की है, हम भी मेहनत करेंगे तो अमीर हो जाएंगे, तुम ज़्यादा मेहनत किया करो। लेकिन उस समय मैं पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई में जितनी भी मेहनत करने की कोशिश करता, मेरे नंबर अच्छे नहीं आते थे और मैं जानता था पढ़ने से कोई खास फायदा नहीं होने वाला। मुझे रुपए कमाने की कोशिश करनी चाहिए। और फिर मैं गांव के आसपास जंगली इलाके में घूमने लगा। वहां मुझे एक पंसारी मिला था। वो जंगल में औषधियों को ढूंढने के लिए गया था और मैंने उससे पूछा, सबसे महंगी औषधि कौन सी है? उसने कहा था चंदन। चंदन इतना महंगा होता है, इतना महंगा होता है कि अगर कोई चंदन को बेचने लगे तो वो करोड़पति बन सकता है। एक 9 साल के बच्चे को उसे ये नहीं कहना चाहिए था। मेरा पूरा का पूरा बचपन बर्बाद हो गया। मैं चंदन ढूंढा करता था गांव में, छोटे पौधे, बड़े पौधे। मैं सोचा करता था घास के बीच में चंदन लगता होगा, छोटे पेड़ को उखाड़ूंगा, घर के पीछे लगा लूंगा। ऐसा मैं किया करता। लेकिन फिर मुझे पता चला चंदन ऐसे उगाया नहीं जाता, उसके लिए चंदन का पेड़ ढूंढना पड़ता है, फिर छोटे छोटे पौधे बनाने पड़ते हैं। लेकिन जंगल में कई बार अपने आप चंदन के पौधे उगने लगते हैं। तो मैं चंदन के पौधों को ढूंढने के लिए जब 12 साल का था तो जंगल में जाने लगा था और किसी तरह कभी कभी मुझे चंदन का एक पेड़ मिल जाता। उसकी टहनियाँ काट काट कर शहर में मैं पंसारी को बेचकर आता था और उससे कुछ कमाई करता। लेकिन उन रुपयों को जब मैं घर लेकर आता, मेरे मामा जी मुझे बहुत ज़्यादा पीटा करते थे और कहते थे ये चोरी करने लगा है। मैं मामा जी को कैसे समझाता? मैं चंदन को जंगल से काट कर शहर में बेच कर आता हूँ। जैसे बाकी लोग जंगल की लकड़ी को काट कर बेचते हैं, मैं भी वही काम तो कर रहा था। लेकिन मेरे मामा जी जलते थे, मुझे पीटा करते थे। बचपन में उनको मुझ पर इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, सीढ़ियों से घुमाकर मुझे नीचे मारा था और हंसते हंसते कहा था, ये तो गुड़िया जैसा है, इसे क्या होने वाला है? मेरा कंधा उतर गया था एक तरफ का। उसके बाद से वो कंधा थोड़ा झुका झुका सा रहने लगा। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं सोच रहा था, मैं रुपए मामा जी के सामने घर क्यों लेकर आता हूँ? मैं ये रुपए अपने पिताजी को दूंगा। मैं चंदन को ढूंढने के लिए जंगल में जाता, ढूंढता, शहर में बेचता, रुपए लाकर अपने पिताजी को देता और मेरे पिताजी कहते, वाह, तू मेहनती हो गया है। लेकिन 2 महीने बाद जब मैंने अपने पिताजी से पूछा था, पिताजी कितने रुपए हो गए? पिताजी कहने लगे 5 रुपए। मैंने कहा, पिताजी 5 रुपए कैसे? 2 महीने में पता नहीं कितने किलो चंदन बेचकर कितने हजार मैं आपको लाकर दे चुका हूं और आप कह रहे हैं 5 रुपए। तब मेरे पिताजी ने कहा, जितने रुपए तुमने मुझे दिए थे
मैंने उनकी शराब पी ली। अब 5 रुपए बचे हैं तो तुम 5 रुपए के पार्ले जी बिस्किट खा सकते हो। मुझे बहुत गुस्सा आया था और मैं समझ गया था हम गरीब क्यों हैं। माँ ने कभी मुझे सच्चाई नहीं बताई, लेकिन अपनी आंखों से मैंने वो सच्चाई को देखा था। मेरा पिताजी से झगड़ा हो गया और इस बात का पता मामा जी को लग गया। बचपन से मुझे लगा करता था मामा जी मुझसे जलते हैं, लेकिन ये क्या बात हुई। चंदन की बात पूरे गांव को बताने की क्या जरूरत थी। गांव वाले मुझसे जलने लगे, मेरा पीछा करने लगे और वो भी चंदन के पेड़ों को ढूंढने लगे। अब मुझे चंदन का कोई पेड़ नहीं मिलता था। अगर मिलता भी था, मैं उस पेड़ को काटने की कोशिश करता तो गांव के कई लोग आकर मुझे पीटने लगते, पीट पीट कर बेहोश कर देते और जब मुझे होश आता वो पेड़ कटा हुआ होता। ढूंढता मैं था, कमाई वो करते थे और मैं जान चुका था दुनिया बेरहम है और आपको भी बेरहम बनना होगा। मैं लड़ने की दीक्षा लेना चाहता था, लेकिन मैं लेता भी तो किससे। हमारे गांव में एक कालू पहलवान था। मुझे लगा कालू पहलवान से लड़ाई सीखनी होगी, क्योंकि बिना लड़े आप अपना हक नहीं पा सकते। जब मैं कालू पहलवान के पास गया था, मैंने उन्हें कहा था, जी पाए लागू। उसने मेरी पीठ पर एक मुक्का मारा था। 15 मिनट के लिए मुझे होश नहीं आया और जब मुझे होश आया तब कालू पहलवान ने कहा था, यह तुम्हारे लिए पहला सबक है, झुकना नहीं है। जब भी तुम झुकोगे तुम्हारी पीठ पर वार हो सकता है और जब पीठ पर वार होता है तब हम कुछ नहीं कर सकते। कौन कहता है पीठ पर वार पीछे से ही होता है? झुकने पर पीठ पर वार ऊपर से भी हो सकता है। यह तुम्हारे लिए सबक है। आज से झुकना बंद। और उसके बाद से मैं हर किसी को कहता, मैं झुकेगा नहीं साला। कालू पहलवान ने मुझे लड़ना सिखाया था। अगर सामने एक आदमी हो तो आपको उसकी गर्दन को पकड़ना है, उसके बाद सर पर इतने मुक्के मारने हैं, इतने मुक्के मारने हैं जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता। लड़ने वाले 2 हों तो समझदारी दिखानी है। एक के सर पर पत्थर मारकर पहले उसे बेहोश करना है, फिर दूसरे के साथ बिल्कुल वैसा ही करना है जैसे एक के साथ करना होता है। गर्दन से पकड़कर सर पर इतने मुक्के मारने हैं, इतने मुक्के मारने हैं जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता। फिर 3 लोगों के साथ भी बिल्कुल वैसा ही करना है। 2 के सर पर पत्थर मारना है, फिर एक के साथ बिल्कुल वैसा ही करना है। जी हाँ, मैं दोबारा बताना नहीं चाहता। और इसके बाद मैंने कालू पहलवान से पूछा था, अगर 5 से 10 लोग आ गए? फिर कालू पहलवान ने कहा था, फिर जो करेंगे वो करेंगे, तुम्हें करने की कुछ जरूरत नहीं। ऐसे ही मेरी जिंदगी कटने लगी थी। मुश्किलों से भिड़ते हुए जंगल में चंदन के पेड़ को ढूंढना और चंदन के पेड़ को काट कर लेकर आना बड़ा मुश्किल भरा काम था। कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए, उसी तरह मेरा मामा मेरी लंका के विनाश के ऊपर तुला हुआ था। वो सबको बता दिया करता कि मैं कितने किलो चंदन लेकर आया हूं। मैं मां को बताता, मां मामा जी को बता देती। इस तरह हमारे घर में हमेशा गृह कलेश पड़ा ही रहता था। इसीलिए मुझे घर को त्यागना पड़ा। मां के सपनों को पूरा करने के लिए मां से दूरी बनाना बहुत जरूरी वाला हो गया था। जिसके बाद ढूंढने लगा मैं कोई ऐसा काम जिसमें कमाई ज्यादा कर पाऊं। चंदन की लकड़ी को ढूंढना मुश्किल है, लेकिन एक बार एक पेड़ को आप ढूंढ लें उसके बाद अच्छी कमाई होती थी। लेकिन जब मुझे 22 साल का होने के बाद यह पता लगा था कि चंदन की लकड़ी से ज्यादा महंगी होती है लाल चंदन की लकड़ी, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी। मैं सोचने लगा कितनी महंगी हो सकती है, और जब मुझे जवाब मिला मेरे होश उड़ गए। मैं लाल चंदन की लकड़ी को करोड़ों में बेच सकता था। फिर मैं जंगल में लाल चंदन की लकड़ी को ढूंढने लगा। 2 दिन भूखा प्यासा ढूंढने की जितनी कोशिश की मैंने ढूंढ नहीं पाया। मुझे लगा था चंदन का पेड़ होगा, सांप लिपटे हुए होंगे, लाल रंग होगा उस पेड़ का, लेकिन जंगल में लाल रंग का पेड़ नहीं मिला। शहर में जाकर मैंने पंसारी से पूछा था लाल चंदन का पेड़ कहां से ढूंढूं। उस दिन उसने पूरी की पूरी 1 बोतल शराब की पी हुई थी। मस्त था थोड़ा सा, इसीलिए उसने मुझे कह दिया बीज वाली दुकान पर चले जाओ, बीज ले लो, उसके बाद लाल चंदन उगाओ। मैं बीज वाली दुकान पर चला गया। हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है, जंगल की खास हिस्से में बीज लगाऊंगा, पेड़ लगेगा 2 साल बाद, चंदन के उस पेड़ को खुद काटूंगा।
कोई परेशानी भी नहीं होगी। जब मैं बीज वाली दुकान पर गया था, उसके मालिक ने भी एक शराब की बोतल पी हुई थी। वो भी मस्त हो चुका था और उसने मुझे बीज दिए। मुझे लगा बीज मैं ले आया हूं, काम हो चुका है। मैंने घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर बीज लगाए थे और लगभग 3 दिन बाद छोटे छोटे पौधे निकलने लगे थे। 40 दिन बाद वो पौधों का आकार बड़ा हो चुका था और उसके बाद मुझे लगा मुझे इनकी पत्तियों को तोड़ना चाहिए, लेकर जाना चाहिए पंसारी के पास और उसे कहना चाहिए पत्तियां उगने लगी हैं, अगर लाल चंदन छोटे आकार का चाहिए तो बताओ। मैं पत्तियों को काट कर लेकर गया था पंसारी के पास और लाल पत्तियों को सामने रखकर मैं बोला था, लाल चंदन, यह लाल चंदन है, बताओ कितने किलो लाल चंदन चाहिए। उसने उस लाल चंदन की पत्तियों को उठाया, सूंघा और कहा, अबे ये तो चौलाई भाजी है, तू तो लाल चंदन की बात कर रहा था। मेरा चेहरा उतर गया। चौलाई भाजी, लेकिन लाल लाल है। उसने कहा, चौलाई भाजी लाल रंग की भी होती है। तब मुझे समझ में आया मेरे साथ धोखा हुआ है। फिर मैं उस पंसारी से पूछने लगा, आज शराब नहीं पी है तुमने, सच बताओ लाल चंदन कहां पर मिलेगा। और उसने कहा था, पागल हो, मरना चाहते हो, लाल चंदन की तस्करी जंगल से होती है और बड़े बड़े तस्कर गैंगस्टर उसमें जुड़े हुए हैं। तुमने अगर गलती से भी लाल चंदन का पेड़ ढूंढ लिया, वो तुम्हें जंगल से बाहर निकालने नहीं देंगे, पकड़ेंगे, गोलियों से भून डालेंगे। तुम लाल चंदन की तस्करी नहीं कर सकते क्योंकि लाल चंदन की कटाई बैन है। मैंने सोचा इतनी महंगी चीज है, बैन तो होगी, तो मैं क्या तरीका अपनाऊं। पंसारी ने कहा, उनके लिए काम करना शुरू कर दो, फिर शायद तुम्हें पता चले कि कैसे बचकर काम किया जा सकता है। तब मेरी आंखें खुल गई और मुझे लगा यही तरीका है, बस यही तरीका है। और तब मैं एक ऐसी गैंग में शामिल होना चाहता था जो लाल चंदन की तस्करी करती है। गांव वालों को मैंने अपने साथ ले लिया था। गांव वाले लगभग 40 थे और मैंने सबको कहा था, यहां पर एक पॉलिटिशियन की रैली होने वाली है, सबको 100-100 रुपए मिलेंगे, चलो मेरे साथ। भीड़ बना ली मैंने और ऐसे मैं जंगल में गया था। वहां पर कई झोंपड़े बने हुए थे जहां तस्कर लकड़ी को रखा करते थे। वो उन स्मगलर्स का खुफिया अड्डा था। इतनी भीड़ देखकर उन्होंने गोली चलानी शुरू कर दी। गांव वाले पीछे की तरफ भागे। गांव वाले मुझे गालियां देते हुए भाग रहे थे और मैं घास के बीच छिप गया। जिसके बाद स्मगलर्स देखने के लिए आए कि भीड़ यहां करने के आई थी और मैं छिपकर उस अड्डे के अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद मुझे लगा था मैं उनके जैसा ही दिखूंगा, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं बिल्कुल अलग लग रहा। उनके कपड़े पूरी तरह से काले थे और मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनकर रखे हुए। फिर मुझे पकड़ा गया, पीटा गया, उल्टा लिटाया गया। मैं उन्हें कह भी रहा था, पीठ पर वार मत करना, पीठ पर वार करने वाले कायर होते हैं। तो उन्होंने मुझे सीधा कर दिया और सीधा करने के बाद जहां वो डंडा मारना चाहते थे, सीधा करने के बाद उन्हें उस दिशा में डंडा नहीं मारना चाहिए था। दर्द बहुत ज्यादा होता है, चीखा था मैं। और फिर मुझे सीधा खड़ा किया गया और पूछा गया, तुम कोई खुफिया एजेंट तो नहीं, पुलिस वाले तो नहीं, हमें पकड़ने के लिए आए हो? मैंने कहा, नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता, आप ऐसा कीजिए, मुझे चेक कर सकते हैं। उन्होंने कहा था, तू तो नंगा है और क्या चेक करेंगे? मैंने कहा, बातचीत से चेक कर सकते हैं, मैं यहाँ काम के लिए आया हूँ, आप मुझे काम पर रख सकते हैं। वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे, शायद वहां काम वालों की जरूरत थी। तो उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें जंगल से लाल चंदन लेकर आना होगा। मुझे उन्होंने भर्ती कर लिया था और वहां एक सबसे डरपोक लड़का जो मेरे पास आया और कहने लगा, अरे आप भी यहां आ गए, अब बहुत बुरा होगा। उसका नाम था दासू। दासू मेरा चमचा बनना चाहता था क्योंकि कोई भी उसे अपने पास फटकने नहीं देता। वो कमजोर था, लाल चंदन ज्यादा उठा नहीं सकता था और मुझे लगा हर किसी गैंगस्टर का एक चमचा होता है, मुझे तो पहले ही चमचा मिल रहा है तो ज्यादा अच्छा है। मैं उसके बाद जंगल में गया था, उस खास जगह जहां पर लाल चंदन मिलता है, लेकिन ढूंढते ढूंढते 6 दिन हो गए। भूखे प्यासे लोग वापस आए थे
किसी को लाल चंदन मिला, किसी को थोड़ा मिला, हमें तो कुछ भी नहीं मिला। लेकिन वहां जेब में रखी चौलाई भाजी के मैंने कई पौधे लगाए थे, थोड़ा थोड़ा उगने पर चाट चाट कर खाए। ऐसे 6 दिन निकाले थे भूखे प्यासे। वापस आने के बाद मैं उन्हें रंग बिरंगी लकड़ी दिखा रहा। मैंने कहा ये लाल चंदन लगता है। उन्होंने वो लाल चंदन की लकड़ी नहीं थी ये साबित करने के लिए मेरे मुंह में ठूंस दी। मैं बेहोश हो गया था। फिर मुझे पीटा गया और कहने लगे तू भाग जा, तू काम वाला नहीं है। मैंने कहा वहां लाल चंदन ढूंढना मुश्किल बहुत था, आसान वाली चीज बताइए। तब मुझे वो जानकारी मिली। जंगल में 2 जगह हैं जहां पर लाल चंदन मिलता है। एक तो खुली जगह है, ढूंढना पड़ता है, मुश्किल बहुत ज्यादा होती है। और एक है काला जंगल, उसे भूतिया जंगल कहा जाता है। और वहां पर लाल चंदन बड़ी आसानी से मिल जाता है, लेकिन साथ में मौत भी मिलती है। कहते हैं जो भी उस जगह लाल चंदन ढूंढने के लिए गया वो वापस कभी नहीं आया। मैंने तब एक तस्कर के सामने कहा था मैं जाऊंगा उस काले जंगल में। सब हैरान हो गए थे। उस तस्कर ने कहा था ठीक है, तेरा नाम काले जंगल वाली लिस्ट में लिख देता हूं। बहुत समय से वहां पर किसी ने नाम नहीं लिखवाया, चल तू भी कोशिश कर ले। वो हंसता हुआ गया था। दासू मेरे पास खड़ा कहने लगा था भाई तू मरना तो नहीं चाहता? पुष्पा तू मरेगा। मैंने कहा मैं मरने वाला नहीं, मैं मरेगा नहीं साला। जिसके बाद दासू ने कहा था कभी नहीं। मैंने कहा था मैं अभी की बात कर रहा हूं, कभी ना कभी तो मरना ही है। दासू को मैंने अपने साथ लिया था। काले अंधेरे जंगल की तरफ हम बढ़ने लगे थे। दासू बहुत ज्यादा डरपोक था। उसे नहीं पता था वहां पर क्या खतरा है। पता तो मुझे भी नहीं था, लेकिन रात के वक्त चंदन के पेड़ों को ढूंढने से मेरे पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा था। चंदन के पेड़ कैसे ढूंढने हैं मैं जानता हूं। सबसे पहले सांप को ढूंढो, क्योंकि सांप चंदन के पेड़ के ऊपर लिपटे होते हैं। ऐसे सांप को पकड़ने के बाद उसके सर के ऊपर 2-3 बार काटना है। वो गुस्से में आएगा, काटने की कोशिश करेगा, फिर उसके मुंह में पानी भर देना है। पानी के कारण उसे सांस नहीं आएगी, फिर वो भागेगा। जिस दिशा में वो भागेगा उस दिशा में आपको भागना है। वो चंदन के पेड़ों की तरफ ही भागता है। अंधेरे जंगल में भी मैंने ऐसा ही किया था, लेकिन गलती हो गई। जिस सांप को मैंने पकड़ा वो अजगर निकला। मैंने उसके सर पर दांत मारने की कोशिश की थी, लेकिन अमूमन सांप सिर्फ काट सकते हैं अगर उनके सर को पकड़ो, पूंछ से कुछ नहीं कर सकते। अजगर लिपट जाते हैं। मैं चाहता था कोई लड़की मेरे गले से लिपटे, लेकिन यहां तो अजगर लिपट रहे हैं। मेरे इर्द गिर्द वो अजगर लिपट चुका था। सांस लेने में परेशानी होने लगी, लेकिन मैं झुकेगा नहीं साला। दासू को मैंने कहा दासू पीछे हो जा, इससे मैं खुद ब खुद छूटूंगा। फिर उस अजगर ने मुझे इस तरह निचोड़ा, मैं बेहोश हो गया। मैं तो उस अजगर को काट नहीं सका, उसने मुझे जरूर काटा था। जब मैं बेहोश हुआ कुछ समय बाद वो अजगर मुझे छोड़कर दूर चला गया। जब मैं होश में आया था तब मैंने दासू को कहा था देख दासू, अजगर को भी हरा दिया। दासू थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहा था, लेकिन मैं झुकेगा नहीं, इसीलिए ना मैं झुका ना मैं हारा। वहां आगे बढ़ते बढ़ते मुझे लाल चंदन का एक छोटा पौधा नजर आ गया। मैंने दासू को कहा दासू यहां पर आकर कोई वापस नहीं जाता ना? दासू ने कहा हाँ। मैंने कहा वो छोटा पौधा ढूंढने को हम बड़ा पेड़ भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन पहले हम ऐसा करते हैं छोटा पौधा लेकर चलते हैं। छोटा पौधा लेकर जाएंगे तो हर किसी के होश उड़ जाएंगे। मैंने उस छोटे पौधे को काटा, लेकिन क्यों हर कोई यहां आने के बाद वापस नहीं जाता वो हमें तब पता चला था। अंधेरा जंगल से इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर बड़े बड़े पेड़ हैं जो छतरी बनाए हुए हैं। नीचे हमेशा अंधेरा रहता है, चाहे दिन हो या रात। रोशनी बहुत कम होती है। लालटेन लेकर लाल चंदन के छोटे पौधे को ढूंढना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन उसे काटने के बाद कुछ ऐसा नजर आया जिसकी हमें उम्मीद तक नहीं थी। काले कपड़ों में 10 फुट का एक जीव बिल्कुल इंसानों की तरह 2 पैरों पर था, लेकिन काले चोले में उसने अपना चेहरा छिपाया हुआ
और वो उड़ता उड़ता आया था। दासू को पकड़कर उसने 10 फुट पीछे फेंक दिया था और उसके बाद उसने मेरे सर को पकड़ा, नीचे करना चाहा और कहा, तेरी मैं पीठ फाड़ डालूंगा। मैंने उसे कहा था मैं झुकेगा नहीं, लेकिन मैं साला कह नहीं पाया क्योंकि उसने मेरी पीठ पर अपने पंजे गड़ा दिए। मैंने आए यही कहा था। मैं जानता हूं कि मैं तो झुकता नहीं, लेकिन झुकाने वाला चाहिए। उसने सर से पकड़कर मुझे नीचे कर दिया था, उसका वजन ज्यादा था। मैं नहीं झुका, उसने झुकाया था, पीठ पर मारा था, जमीन पर गिराया था, उठा उठा कर पटका था। उसके हाथ से आग निकल रही थी। उसने मुझे पकड़ा, मेरा शरीर जलने लगा। मेरे कपड़ों को आग लग चुकी थी, लेकिन चोरी करने में माहिर था मैं। तस्करी करना चाहता था तो तस्कर बनना है, छिपना भी पड़ता है। दासू भागने लगा, मैं पीछे पीछे। पौधा नहीं छोड़ा था हमने। लाल चंदन महंगा होता है। लाल चंदन कंधे पर रखे हुए पीछे से वो आग के गोले छोड़ रहा था। जानता हूं उसके आग के गोले के कारण कोई भी जल सकता है, लेकिन मैं जलता नहीं। मैं उस लाल चंदन के पौधे को लेकर काले जंगल से बाहर निकला था। दासू चीखता चीखता, और मैंने दासू को कहा था, दासू कुछ राज हमेशा राज रहने चाहिए। जब हम उस अड्डे पर छोटे पौधे को लेकर पहुंचे थे, हर कोई हैरान था। इतनी जल्दी? हमने कुछ घंटे में छोटे पौधे को उखाड़ भी लिया। सब हैरान थे और शरीर पर लगी हुई आग देखकर सबने सवाल पूछा था। उनका सरदार छैनू मेरे पास आया था, जो पान बहुत खाता है। छैनू ने मुझे देखते ही कहा था, तू जल क्यों रहा है? और मैंने उसे जवाब दिया था, पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझे क्या? फायर हूं मैं। लेकिन दर्द भी काफी ज्यादा हो रहा था तो हाय आवाज निकल ही गई। मैं चाहता था मैं जलता हुआ वहां पर पहुंचूं, लेकिन पीछे से जलन के कारण ऐसा दर्द होगा मुझे नहीं पता था। झुका नहीं, पीछे की तरफ गिरा था, अपनी पीठ को जमीन पर रगड़ने लगा था आग बुझाने के लिए, लेकिन जो काम मैं करना चाहता था वो काम मैंने किया। छैनू ने कहा था, काले जंगल से कोई भी लाल चंदन लेकर नहीं आया, तू पहला है, ले तेरा बोनस के रुपए। हाथ में पकड़कर मैंने दासू को भी कुछ रुपए दिए थे और फिर छैनू ने कहा था, जा घर में जाकर एंजॉय कर, दोबारा जब काम करना होगा दोबारा आ जाना, तेरे काम से मैं खुश हूं। और मैंने छैनू को कहा था, मैं यहां से चलकर नहीं जाऊंगा। मैंने दासू को सारे रुपए पकड़ा दिए और उसके बाद इशारा किया सामने खड़ी मर्सिडीज की तरफ। मुझे छैनू जैसा कुछ चाहिए, मैं चलकर घर नहीं जाने वाला। दासू ने मेरे रुपए पकड़े और मेरे कान में कहा था, मर्सिडीज कई लाखों की आती है, हाथ में हमारे 20,000 हैं, 20,000 की गाड़ी नहीं आएगी। मैंने एक बार जो कह दिया वो कह दिया। दासू को मैंने कहा, दासू कुछ लेकर आ, बात मुंह से निकल चुकी है, चलकर तो घर में जाने वाला नहीं। मुझे भी एक व्हीकल चाहिए, वाहन चाहिए, जा लेकर आ। दासू दिमाग का थोड़ा कमजोर था, कुछ और भी लेकर आ सकता था सेकंड हैंड, लेकिन ठेला लेकर आने की क्या जरूरत थी। एक गोलगप्पे वाले से खाली ठेला लेकर आ गया, जिस पर लेटकर मैं वहां से निकला था और वो धक्का देता हुआ मुझे गांव तक छोड़कर आया था। जैसे मैं ठेले पर लेटा हुआ था, मेरी तो आंख लग गई। जब मेरी आंख खुली थी, गांव वाले आसपास थे, छाती पर हाथ मार मार कर कह रहे थे, हाय हाय पुष्पा मर गया, हाय पुष्पा मर गया। मैं उठा, सब हैरान हो गए। फिर मुझसे पूछने लगे, तू ऐसे ठेले पर क्यों लेटा था? ऐसा लग रहा था जैसे तेरी अर्थी निकल रही है। मैंने कहा, ये मेरा स्टाइल है। घर आकर मैंने अपनी माँ और अपने पिता की आंखों में आंखें मिलाकर कहा था, मैं कामयाब होने जा रहा हूं, देखना मेरी तरक्की को। मैं सो गया। ठेला दासू बाहर ही लगा गया था और सुबह मुझे वो ठेला नहीं मिला। मेरे पिता मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए जा रहे थे
और उनके पास 2 शराब की बोतलें पड़ी थी। सोच में पड़ा हुआ था मैंने अपने पिता को कहा था, पिताजी मेरी गाड़ी कहाँ है? मेरे पिता ने कहा, कौन सी गाड़ी? यहाँ पर तो गोलगप्पे वाला ठेला था। मैंने कहा, ठेला नहीं, वो मेरी गाड़ी है। गाड़ी कहाँ है मेरी? मेरे पिता ने उस ठेले को बेच दिया था पंसारी को। मैंने पूछा, पंसारी को कोई ठेला क्यों बेचेगा और कितने में बेचा? मेरे पिता बता नहीं रहे थे, लेकिन मुझे प्यार से पूछना आता था। मैंने गर्दन मरोड़ी, पिताजी ने बता दिया। पिताजी ने 1500 में वो ठेला बेच दिया था। 20,000 का खरीदा था दासू ने, और बाद में मुझे दासू से भी पता लगा था 10,000 का खरीदा था। 10,000 दासू ने रखे थे। जितने भी लोग मिले सब ठग मिले। जिंदगी ने जिंदगी भर ठग दिए। जितने भी रिश्तेदार दिए सब हग दिए। ये कहकर दोबारा मैं छैनू के पास पहुंचा था और मैंने कहा था, छैनू मुझे काम चाहिए। उसने चमाट लगाई और कहा, बॉस बोल बॉस। मैंने कहा, मैं झुकेगा नहीं। उसने कहा, झुकने को किसने कहा है, सर बोलना सीख। मैंने सर बोलना शुरू कर दिया। लेकिन वो दिन उनके लिए बहुत मनहूस था। जब मैं छैनू से बात कर रहा कि मैं काले जंगल में जाने को दोबारा से तैयार हूं, लिस्ट में मेरा नाम लिखा जाना था, वहां पर खबर फैल गई। पुलिस चारों तरफ छापा मारने की तैयारी कर रही है। आधे घंटे में पुलिस यहां पर पहुंच जाएगी। छैनू हक्का बक्का था, हड़बड़ी में कहने लगा, लाल चंदन जितनी पड़ी है सबको आग लगा दो, या ऐसा करो फेंक दो, जला दो, खत्म कर दो। हम पकड़े नहीं जाने चाहिए, भागो सब। तब मैंने छैनू को कहा था, छैनू जी लाल चंदन को मैं बचाता हूं। भरिए लाल चंदन को ट्रक में, मैं पुलिस वालों से बचाऊंगा और सही समय तक आपके लिए इसे छिपा कर रखूंगा। ट्रक में लाल चंदन को आधे घंटे में भर दिया गया था। छैनू ने कहा था, तू जहां भी जा मेरा नाम मत लेना अगर पकड़ा गया। मैंने कहा, मेरा नाम पुष्पा है, पुष्पा। मैं पकड़ा नहीं जाएगा साला। मैं ट्रक लेकर सड़क की तरफ निकला था, लेकिन ट्रक बहुत भारी था, 40 से ऊपर नहीं जा रहा। मुझे लग रहा था मैं बचने वाला नहीं। ऐसा ही दासू को भी लगा था, लेकिन ये मेल ईगो थी, मेल ईगो, जो चाहे मैं मर जाता लेकिन उस लाल चंदन को बचाकर ही सांस लेता। पुलिस वालों ने कई जगह पर छापा मारा था और लगभग 12 घंटे तक मैं जंगल में ट्रक चलाता रहा। सड़क पर नहीं बल्कि कच्चे रास्तों पर। कच्चे रास्ते भी क्या कहूँ, झाड़ियों के बीच घुसा घुसा कर 12 घंटे उस ट्रक को घुमाता रहा। पुलिस वाले छापा मार मार कर थक गए और वहां से चले गए। फिर 12 घंटे बाद उस ट्रक को जंगल के रास्ते से मैं वापस छैनू के अड्डे पर लेकर आया था। छैनू जब अड्डे पर पहुंचा हैरान था। मैंने उसे कहा, छैनू बॉस देखो ट्रक में वापस ले आया। छैनू बहुत खुश था। जिसके बाद उन्होंने ट्रक के अंदर देखा, आधी लाल चंदन की लकड़ी पड़ी। उसने पूछा, बाकी कहाँ है? मैंने कहा, मैं जंगल में ट्रक को घुमा रहा था, रास्ते में गिर गई होगी। उसने कहा, इससे पहले मैं तुझे गिरा दूं, बाकी की लकड़ी लेकर आ, चल लेकर आ। मैं गोल गोल घूमा था। बहुत जगह लकड़ी पड़ी हुई, उठाने में 12 घंटे और लगे थे, लेकिन पुलिस से तो मैंने लाल चंदन को बचा लिया था। जिसके बाद अब छैनू की तरफ देखकर, उसके सोने चांदी के गहने देखकर मुझे लग रहा था मुझे छैनू की जगह लेनी है। छैनू की जगह लेने के लिए क्या करना होगा दासू? और दासू ने कहा था, लोगों को अपने साथ करना होगा, बगावत करनी होगी, बगावत। मैंने कहा, बगावत तो मैं कर दूंगा, खाएंगे पिएंगे क्या, भूखे नंगे मर जाएंगे, हमारे पास तो रुपए भी नहीं है। दासू ने कहा, बगावत से ये होगा, लोगों को लेकर जाएंगे काले अंधेरे जंगल में, लाल चंदन लेकर आएंगे। लाल चंदन छैनू को नहीं देंगे, लाल चंदन बेचेंगे शहर में। मेरे भी कॉन्टैक्ट्स हैं। मैंने दासू की चमाट लगाई और पूछा, तेरे कौन से कॉन्टैक्ट्स? उसने 2 पंसारी के नाम बताए थे। मैंने कहा, तुझे मैं मार डालूंगा। पंसारी इतने किलो लाल चंदन कैसे खरीदेंगे? तस्करी हो रही है, तस्करी। बड़े बड़े डीलर चाहिए हमें, बड़े बड़े डीलर। उसका इंतज़ाम एक तरीके से हो सकता था, लेकिन काले जंगल में
जाने के बाद लाल चंदन लेकर आना सबसे बड़ी परेशानी थी, और वहां जो आग के गोले मारता है उसका क्या करना? दासू का सवाल था। जवाब मेरे पास भी नहीं था और मैंने इतना ही कहा था, पुष्प नाम सुनकर फ्लावर समझे है क्या? तब दासू पता नहीं मुंह में मां बहन की गालियां बुड़बुड़ा रहा था, इसीलिए मैं अपनी लाइन पूरा नहीं कर पाया। मुझे भी थोड़ा बुरा लगा था। फिर काले जंगल की तरफ मुझे और दासू को अकेले ही जाना था। बगावत करने की हमने कोशिश तो की थी, ज्यादातर सभी ने गालियां ही निकाली और कहने लगे, तेरे जैसे भूखे नंगे के साथ जाएंगे काले जंगल में मर जाएंगे। तो हम सिर्फ 2 ही थे और छेनू ने पीछे से आवाज लगाकर कहा था, तुझे कुछ रुपए मिल तो चुके हैं, तू अच्छा क्यों नहीं बनता? कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनता है और बाल क्यों नहीं कटवाता? जवाब दिया था मैंने उसे, पुष्पा मैं झुकेगा नहीं साला। नाई के पास बाल कटवाने के लिए जाता हूं, सिर्फ आगे से कटवाता हूं, पीछे से नहीं कटवाता। वो कहता है सर नीचे झुका, और मैं झुकेगा नहीं साला। यह कहकर काले जंगल की तरफ मैं और दासू बढ़ने लगे थे। फिर दासू ने कहा था, हम उस जंगल में जाएंगे, पौधा हमें मिल भी जाए, वहां से जैसे ही हम बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, वो जो भी जीव है 10 फुट का, काला चूला पहने हुए, वो किसी तरह का शैतान है, आंख के गोले मारता है, उठा उठा कर पटकता है, उससे कैसे बचेंगे? ये एक असली सवाल था। मैंने कहा, कोई ऐसा वाहन चाहिए जिस पर हम लकड़ी को रखें और बड़ी तेजी से निकले। दासू के दिमाग में कुछ नहीं आया, लेकिन मैंने कहा, तुम्हें क्या लगता है हमारे पास जो गाड़ी है वो काम की नहीं है? ट्रक को जंगल में चला सकता हूं तो उस गाड़ी को नहीं। दासू ने मां बहन की गालियां निकालते हुए मुंह में बुड़बुड़ाते हुए कहा था, ठेला ठेला ठेला। मुझे बस इतना ही सुना और मैंने कहा, ठेला नहीं, गाड़ी है हमारे लिए। हम उस ठेले को लेकर उसी अंधेरे जंगल में घूमने लगे थे। हम उस जगह पहुंच चुके थे जहां से हमने पहले भी लाल चंदन का छोटा पौधा उखाड़ा था। वहां आसपास में लाल चौलाई भाजी के बीज लगाकर गया था। छोटे छोटे पौधे उगे हुए थे और दासू ने उन पौधों को देखकर कहा था, छोटे लाल चंदन के पौधे, जल्दी से उखाड़िए, चलते हैं। और मैंने मुस्कुराते हुए कहा था, आंखों का धोखा हो रहा है तुम्हें, ये चौलाई भाजी है, हमें लाल चंदन चाहिए। चौलाई भाजी के वो पौधे भी लाल लाल थे। अंधेरे में ज्यादा पता नहीं चल रहा, लेकिन इतना जरूर था, इतने छोटे छोटे लाल चंदन के पौधों से क्या होगा, हमें बड़ी लकड़ी चाहिए। सामने एक बड़ा लाल चंदन का पेड़ नजर आ गया और फिर मैंने दासू को कहा, दासू कुल्हाड़ी निकाल, ठेले को एक तरफ छोड़ दे, मैं ऐसा करता हूं आगे से काटूंगा ताकि ये पूरा का पूरा पेड़ ठेले के ऊपर गिरे। जैसे ही गिरेगा ठेले को भगाना शुरू कर देंगे। काले जंगल से बाहर निकलते ही खौफ खत्म और इतना बड़ा पेड़ शहर में छोटे छोटे हिस्सों में काट कर बेचेंगे। हम बड़े स्मगलर बन जाएंगे, तस्कर बन जाएंगे। फिर दासू मेरी बात मान चुका था। 2 कुल्हाड़ी के वार किए थे हमने। पीछे से उड़ता हुआ आग का गोला आया, उसे पीठ पर नहीं मारना चाहिए था। कालू पहलवान ने सिखाया था, जब पीठ पर वार होता है तब हमारी गलती होती है, झुकना नहीं है। मैं झुका नहीं था, उसने पीठ पर मारा, मेरा मुंह आगे की तरफ था। लेकिन एक बार थोड़ा दर्द हुआ और फिर दासू ने कहा, वो आ गया। और मैंने कहा, दासू भाग, इससे मुकाबला नहीं कर सकते। हमने मुकाबला करने की कोशिश भी नहीं की और ठेला लेकर भागने लगे। 2 गोले सर के पास से निकले थे और एक बार उसने दासू को पकड़ लिया। दासू को उठाकर उसने जमीन पर बिल्कुल हल्क की तरह पटका था और मैं ये देख रहा। फिर मैंने उसे कहा था, ये मेरा चमचा है, इस पर हाथ मत उठा, लड़ना चाहता है तो मुझसे लड़। क्या ये आग की गोली फेंक रहा है? दिवाली है आज, चल मर्दों की तरह लड़। मैं सामने खड़ा हो गया था और मैं झुकता नहीं था। उसने झुका दिया, सर पकड़ा, नीचे की तरफ किया, पीठ पर मुक्के मारे। मेरी सांस निकलने को आ गई। फिर मेरी टांगों को पकड़ा, मेरे सर पर लगा दिया पीछे से। मुझ में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, कंधा झुका हुआ था, लेकिन मुझे फ्लेक्सिबल बना दिया। जो कंधा नीचे की तरफ था फिर उसका ध्यान उस तरफ पड़ा और जो कंधा ऊंचा था उस पर मुक्के मारकर कहने लगा,
पहले तेरे कंधे सीधे करता हूं। मारता गया। मैं आधा बेहोश था, लेकिन मैं झुका नहीं था। और जो जिंदगी में झुकता नहीं है, किस्मत उसकी साथ देती है। उसने उठाकर मुझे ठेले पर पटक दिया। दासू पहले ही ठेले पर चढ़ा हुआ मेरा इंतजार कर रहा, और जितनी जोर से उस शैतान ने मुझे फेंका था, उसने सोचा होगा कि मैं गिरूंगा, वो दोबारा उठा लेगा। लेकिन मैं ठेले पर गिरा। दबाव के कारण ठेला आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। वो पीछे पीछे भागा, लेकिन काले जंगल से ऐसे ही हम फिसलते फिसलते बाहर निकल चुके थे। पीछे से गुर्राने की आवाजें, लेकिन हम बच चुके। भले ही शरीर काम नहीं कर रहा था, आधा बेहोश था, लेकिन ये सब मैं देख पाया था। दासू के साथ भी ऐसा हुआ। फिर जहां ठेला रुका, एक पेड़ से टकराए। मैं उठा, दासू उठा, और फिर दासू कहने लगा, लाल चंदन भूल जाइए, लाल चंदन हमें नहीं मिलने वाला। और मैंने कहा, दासू, हर चीज का एक तरीका होता है। मेरा तरीका देख। मुझे एक तांत्रिक जानता था, और ऐसी शैतानी ताकत से कोई साधारण इंसान निपट नहीं सकता। मुझे गैंग चाहिए थी, और उस गैंग में एक दासू हो गया और एक तांत्रिक भी हो सकता है। मैं तांत्रिक के पास पहुंचा और तांत्रिक को कहा था, मामला करोड़ों का है। तांत्रिक की आंखें चमक गई और वो कहने लगा, अच्छा बताइए पुष्पा जी। मैंने कहा, यह बात बनी ना, मामला करोड़ों का है। एक ऐसा शैतान जो काले जंगल में है, हमें लाल चंदन की लकड़ी लेने नहीं देता। झाड़ फूक करनी होगी उस पर। चलो चलते हैं। फिर वो तांत्रिक घूरता हुआ मेरी तरफ देखने लगा और फिर कहने लगा, मौत के पास खुद ले जाना चाहते हो? यहीं पर गोली मार दो मुझे। तुम्हें पता है वो शैतान कितना खतरनाक है, उसकी कितनी कहानियां सुनी है मैंने। तुम्हें क्या लगता है उसे हराया जा सकता है? मैंने कहा, हराया जा नहीं सकता, हराना पड़ेगा। वो तांत्रिक मान नहीं रहा था, और जिंदगी में पहली बार एक तांत्रिक को मां बहन की गालियां निकालते हुए सुना था। धक्के दे रहा था, लेकिन मैं झुका नहीं। बालों से पकड़ लिया उसे, कहा, काम करेगा या नहीं? उसने कहा, करना ही पड़ेगा। मैंने कहा, ये हुई ना बात। हम तीनों काले जंगल में गए थे और मुझे दिखने लगा था बड़ी गैंग बनने लगी है। मैं एक दिन बड़ा तस्कर बनेगा। जब हम काले जंगल में थे, लाल चंदन के पेड़ नजर आने लगे थे। ठेले पर गए थे और बार बार वो तांत्रिक पूछ रहा था, ठेले को जंगल में क्यों लेकर आ रहे हो? मैंने कहा था, जहां राजा जाता है वहां उसका रथ भी जाता है। उसने कहा था, कौन सा रथ? ठेला लेकर जा रहे हो? ठेला गाड़ी तो लेकर आते, जीप लेकर आते, जीप। मैंने कहा, बजट कम है। उसने कहा, बात करोड़ों की करते हो, लेकर घूमते हो ठेला। जब हम लाल चंदन के पेड़ की तरफ जा रहे थे, सामने वो 10 फुट का शैतान आ गया। तांत्रिक कांपने लगा और हमें ठेले को ढाल बनानी पड़ी। ठेले की तरफ 2 बार आग के गोले मारे थे उसने, लेकिन यह लकड़ी वाला ठेला नहीं था, स्टील वाला चमकीला ठेला था। गोलगप्पे वाले ने ठेला मजबूत बनाया था, इसीलिए हमारी जान बची हुई थी। मैंने उस तांत्रिक को कहा था, तांत्रिक कुछ करो वरना वो हमें मार डालेगा। उस तांत्रिक ने कहा था, मैं क्या करूं, इसने तो काला चोला पहन रखा है, 10 फुट का है, डील डॉल से समझ नहीं आ रहा ये है क्या। मैंने कहा, तांत्रिक कोशिश तो करो समझने की, तुम्हारे पास तरीके होंगे। उस तांत्रिक ने झोले से चिराग निकाल कर आगे फेंका था। तब उस शैतान के हंसने की आवाज आई थी और फिर उसने कहा था, कौन है तुम में से अलादीन के फूफा का लड़का जो चिराग फेंक फेंक कर मुझे चिराग में घुसाने की कोशिश कर रहा है? तुम्हें मैं कोई जिन्न लगता हूं जो इस छोटे से चिराग में घुस जाऊंगा? अब इस चिराग को तुम्हारे सर पर मार मार कर तुम्हारे सर का कचूमर बनाऊंगा। मेरे पास कोई हथियार नहीं था, कम से कम तुमने धातु का कोई हथियार तो दिया जो आगे से नुकीला है। ये सुनने के बाद मैंने उस तांत्रिक की तरफ देखा था और उसे कहा था, ओ तांत्रिक, तू हमारी तरफ है या उसकी तरफ है? उसके बाद तांत्रिक ने सुई लगी हुई गुड़िया उसके पैर के पास फेंकी थी और कहा था, हड़ुम्बा गुड़गुम्बा, अब तू हमारे वश में है। उस शैतान को कुछ सुनाई तो नहीं दिया। उसने गुड़िया उठाई और फिर कहने लगा, वाह,
तोहफा लेकर आए हो। आई लव यू टू। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा था। ऐसा लगने लगा था जैसे वो तांत्रिक उस शैतान से मिला हुआ हो। फिर उस तांत्रिक को गुस्सा ही आ गया। एक तांत्रिक के झोले में बंदूक कैसे हो सकती है? मैं खुद हैरान था, मेरे पास बंदूक नहीं थी। तांत्रिक ने झोले से बंदूक निकाली, फिर वो गोलियां चलाने लगा। सामने वो शैतान भी गालियां निकालता हुआ कहने लगा था, ओ दिखने में तू तांत्रिक है, हरकतें गैंगस्टरों जैसी कर रहा है, बंदूक लेकर आया है, मुझ पर गोली का कोई असर नहीं होता। लेकिन जब तांत्रिक गोली चला रहा था, हाई हाई ऐसी आवाजें वो शैतान क्यों निकाल रहा था? इसका जवाब क्या वो दे सकता था? मर नहीं रहा था, दर्द तो हो रहा, और फिर कहता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे ही गोली पड़ती, हाय ऐसे आवाज करता वो। और इस तरह मुझे शैतान की कमजोरी पता लग गई थी, लेकिन हम इतनी बंदूकें लेकर आ नहीं सकते थे। मैंने अपनी लुंगी को खोला, लुंगी में डाले 4 पत्थर, गोल गोल घुमाने लगा। मैं गोल गोल घुमाता उसके करीब घूम रहा। बाजुएं लंबी थीं उसकी, ताकतवर था, लेकिन पकड़ पाता तभी कुछ करता। पत्थर घुमा घुमा कर सर पर इतने मारे, अंत में कहने लगा, संधि करते हैं संधि, लड़ने से कुछ नहीं होगा। तुम भी कमीने लगते हो और छोड़ने वाला तुम्हें मैं भी नहीं। संधि करते हैं, संधि करते हैं। फिर उसने मेरी तरफ इशारा किया था और फिर कहा, तू इस तरफ आ। वो बड़े बालों वाले, टेढ़े कंधे वाले, तेरा कंधा सीधा नहीं होता, तू इस तरफ आ। मुझे उसने पास बुलाया और फिर कहा, तू हमेशा सर ऊपर क्यों रखता है? मैंने कहा था मैं झोंकेगा। उसने मेरे सर पर मुक्का मारा, शब्द आगे बढ़ने नहीं दिए, और मैंने कहा, संधि का मतलब लड़ना है क्या? उसने कहा, माफ करना, मैं बात करना चाहता हूं, तू डायलॉग ज्यादा मारता है। मैं भी चुप रहा, बात सुनी थे उसके, और उसने कहा था, तुम मेरी कमजोरी जान गए हो, मैं पकड़ सकता हूं, मैं मरता नहीं, गोलियों से भूनोगे मैं वापस आ जाऊंगा, छिपकर किसी ना किसी तरीके से तुम्हें मार डालूंगा। संधि करते हैं। पहली बार मैं बेइज्जत हुआ हूं, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें वो मिलेगा, लेकिन कभी तुम्हारे जैसा कोई आया नहीं। मैं संधि के जरिए खुद का फायदा भी चाहता हूं। मेरे कान में उसने अपना फायदा सुनाया था और मैंने कहा, छी छी, चल चल, लाल चंदन के बदले मैं ऐसा गंदा सौदा नहीं करने वाला। उसने मुझे सौदा बता दिया था और कहा था, मैं तुझसे डील करूंगा, तू यहां आया कर, लाल चंदन ले जाना चाहता है ले जा, एक पेड़ के बदले तुझे ये चीज देनी होगी। मैंने कहा था, छी छी, मैं वैसा नहीं हूं। फिर मैंने दासू से बात की और दासू ने कहा, आपको उसके साथ जाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसा किया कीजिए, किसी को साथ में रखना और फिर उसके पास भेजना बात करने के लिए। हमारा ध्यान उस तांत्रिक की तरफ पड़ा। तांत्रिक पूछ रहा, उसने कहा क्या है? बड़ा नरम सा पड़ा हुआ है। मैंने कहा, तांत्रिक, वो तुमसे कुछ चाहता है और कह रहा है, मैं अपनी ताकत को किसी को देना चाहता हूं, जाओ उसके पास ताकत ले लो। पता नहीं क्या है, जिन्न या शैतान। तांत्रिक भागा भागा गया। देखा मैंने 10 फुट का शैतानी चेहरा, उसने चोला उतारा था अपना, तांत्रिक को पकड़कर उसकी पप्पियां की और ले गया उसे पीछे वाली गुफा में। तांत्रिक चीखता रहा था, लेकिन वादे के अनुसार वो शैतान किसी को मारेगा नहीं। हम किसी को उसके पास लेकर आएंगे तो वो किसी को मौत के घाट नहीं उतारेगा, वैसे मार सकता है। तांत्रिक को 10 मिनट बाद उसने छोड़ा था और तांत्रिक रोते रोते कहने लगा था, कमीनो, हम तो गैंग बनाने वाले थे, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। वो तांत्रिक रोता रोता भागा था और वो शैतान कहने लगा था, मेरी प्यास बुझ गई, ले जाओ एक चंदन का पेड़। हमने एक पेड़ को काटा था। शैतान तब वहां पर सो चुका था। शैतान एक पेड़ के बदले किसी एक मर्द को चाहता था, क्योंकि वो मर्दों को पसंद करता था। शैतान था, यहां कोई आता जाता ही नहीं। संधि के अनुसार मैं किसी को लेकर आया करूंगा, वो मारेगा नहीं उसे, लेकिन बदले में लाल चंदन का एक पेड़ देगा। पहला पेड़ था हमारे पास,
ठेले पर रखे हुए जंगल से बाहर निकले थे और मैंने दासू को कहा था, दासू अब इस पेड़ को छैनू के पास नहीं लेकर जाना है, हमें इसे डीलर के पास खुद लेकर जाना होगा। वो ट्रक में भरकर लाल चंदन की तस्करी करता है, हम ठेले पर करेंगे। दासू ने कहा था अगर किसी ने पकड़ लिया तो भाग भी नहीं पाएंगे। मैंने कहा था दासू दिमाग देख मेरा, उस बड़े पेड़ को काटकर छोटे छोटे गोल गोल हिस्से बना लिए थे हमने, ठेले पर लेकर निकले थे। रास्ते में किसी को शक तक नहीं हुआ क्योंकि एक तरफ बोर्ड पर हमने लिखा था स्वीट पोटैटो, वो भी लाल रंग के होते हैं तो पहचान कोई नहीं पा रहा था। लेकिन नाके पर पहुंचकर घबराहट होने लगी थी। पहली बार हम तस्करी करने वाले थे और यहाँ पर जो कमिश्नर है वो जान चुका है तस्करी होती है, इसीलिए उस नाके से किसी भी चीज़ को बिना जांचे वो निकलने नहीं देता। स्वीट पोटैटो कहकर हम लाल चंदन की तस्करी कर रहे हैं उसे पता चला तो हमें जेल में फेंक देगा। ठेला लेकर हम भाग नहीं पाएंगे। दासू की बात सही थी। नाके से निकलते वक्त वहां पर वो कमिश्नर मौजूद था। उसे मेरा चेहरा पता नहीं क्यों पसंद नहीं आया। कहने लगा, टेढ़े कंधे वाले क्या लेकर जा रहा है? मैंने कहा स्वीट पोटैटो। उसने कहा चल एक प्लेट लगा दे। उसे इतना तो लगा कि ये स्वीट पोटैटो ही है, लाल चंदन नहीं है। लेकिन यहाँ एक भी स्वीट पोटैटो नहीं था। एक प्लेट उसे लगा कर देते तो क्या देते, हम पकड़े जाते। लेकिन मैंने दिमाग लगाया। बचने का एक ही तरीका था। यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर वो डीलर है, उसके पास लाल चंदन हम ले जाएंगे। बस एक बार डील हो जाए, किसी तरह पुलिस को चकमा देना है। इसीलिए तरकीब ये थी कि नाके के दूसरी तरफ छांव थी, इस तरफ धूप थी। मैंने कहा कमिश्नर जी, धूप में खड़े रहकर स्वीट पोटैटो बनाने में मुश्किल होगी, थोड़ा उस तरफ जाने दीजिए ना। उसने कहा ठीक है, जाने दो उस तरफ। दूसरी तरफ पहुंचते ही मैंने दासू को कहा, दासू ठेले पर बैठ, देख मैं ठेला कैसे भगाता हूं। मैंने ठेला भगाना शुरू कर दिया। वो कमिश्नर अपनी जीप के जरिए हमारे पीछे। जीप की स्पीड 80 थी, ठेला हमारा 90 पर। जीप पीछे ही थी। हमें सिर्फ 70 किलोमीटर का सफर तय करना था। डील सीधे सीधे होने वाली थी, इसीलिए मैं जल्दबाजी करने लगा क्योंकि वहां पर तो गनमैन होंगे, हमें बचा लिया जाएगा। पुलिस की एक ही जीप पीछे थी। मैंने ठेला जंगल की तरफ घुसेड़ डाला। जीप जंगल में नहीं जा सकती थी, ठेला जा सकता था। स्वीट पोटैटो के छोटे छोटे टुकड़े मैंने उस ठेले से चिपकाए हुए थे। गोलगप्पे का ठेला था ना, इसीलिए मैं ठेले को लेकर आगे निकलता गया। दासू पीछे गिर चुका था। मैंने उसे बालों से पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। मैं उसे बचाना चाहता था। उसकी पेट जल चुकी थी। वो कह रहा, छोड़ दो मुझे, मैं मर जाऊंगा। मैंने कहा था मरने नहीं देगा साला। खींचता गया, मैं खींचता गया। फिर उसे ठेले पर उठाकर पटका था। जीप बिल्कुल पीछे। वो अड्डा आगे था डीलर का, वहां पर लाल चंदन बेचा जाता था, बड़ी फैक्ट्री थी। ठेला इतना तेज, ठेले में ब्रेक नहीं थी। आगे एक जगह मिट्टी का ढेला बना हुआ, रैंप बना हुआ था, पूरा का पूरा रैंप। मैंने ठेला उस पर चढ़ा डाला और उड़ते उड़ते सीधा हम फैक्ट्री में। जीप हमारे पीछे ही थी। लाल चंदन के वो टुकड़े उड़ते उड़ते वहां गिर रहे थे। ठेला डीलर के मुंह पर जाकर टकराया था। जैसे ही वो पीछे गिरा था, मैंने कहा था फास्ट डिलीवरी है हमारी, सीधा उड़ते हुए आते हैं। वो बेहोश हो चुका था। छैनो भी वहां पर था और इलाके के सारे तस्कर वहीं पर थे। पीछे से जीप सीधा गेट से टकराई। लाल चंदन बिखरा पड़ा था। पीछे भी लाल चंदन, चारों तरफ लाल चंदन। गनमैन अपनी जो गन थी ना, उसे आगे गेट के पास जमा करवाते थे। ठेला मारकर मैंने गेट के आगे के हिस्से को नीचे गिरा दिया था। बाकी जीप के कारण वो गेट नीचे गिर गया। किसी के पास उस समय बंदूक नहीं। कमिश्नर साहब के पास बंदूक थी। पीछे बाकी पुलिस वाले भी आ गए। ऐसी रेड थी कि कोई कुछ कर नहीं पाया। सारे तस्कर पकड़े गए थे, सारे तस्कर। मैं भी उनमें शामिल था।
मुझ पर भी बराबरी के इल्ज़ाम लगे थे, पूरी बराबरी के। नशा तस्करी इतनी नहीं होती थी यहाँ जितनी लाल चंदन की तस्करी होती थी, लेकिन एक बार में ही पूरी खत्म हो चुकी थी मेरे कारण। क्योंकि सभी तस्कर वहीं पर, छापा ऐसा पड़ा सभी पकड़े गए। इल्ज़ाम तो लगता ही लाल चंदन पीछे पड़ा था, क्योंकि मेरे कारण सब पकड़े गए थे। मेरी सज़ा उन्होंने कम की, सिर्फ 6 महीने की। दासू की 7 महीने कर दी, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन 6 महीने में मैं छूट चुका था। वो बड़े तस्कर थे, उन पर इल्ज़ाम भी बड़े लगे। वो 10-10, 20-20 साल के लिए जेल में फंसे थे। बाहर निकलने के बाद कमिश्नर ने कहा था, दोबारा करेगा लाल चंदन की तस्करी? मैंने कहा था मैं छोड़ रहा हूं, लेकिन मैंने झूठ बोला था। दासू गालियां निकाल रहा था और उसने मुझसे दोबारा बात नहीं की, लेकिन मैं लाल चंदन दोबारा बेचकर करोड़पति बनना चाहता था। कमाई तो मैं कर ही नहीं पाया था, ठेला भी मेरा पुलिस वालों ने जब्त कर लिया था। दोबारा मैं काले घने जंगल में गया था। सौदा तो शैतान से हो चुका है, लेकिन वहां मुझे पता लगा कई जादूगरों को बुलाया गया, शैतान को खत्म कर दिया गया। ये रिजर्व फॉरेस्ट बन चुका था, जहां पर कई पुलिस वाले खास तौर पर घूमने के लिए आते थे, राउंड लगाते थे, और कई गनमैन वहां पर खास तौर पर रखे गए थे ताकि कोई आए तो वो गोली चलाए। 2 गोलियां मेरी छाती के करीब से निकली थी और मैंने कहा था, मैं झुक गया, भागा मैं वहां से। और इस तरह से दोबारा मैंने लाल चंदन की तस्करी नहीं की। सारा का सारा तस्कर समाज खौफ में था और मुझे भी लाल चंदन की तस्करी छोड़नी पड़ी। यह मेरी जिंदगी की सबसे भयानक कहानी है। शायद कई झूठी कहानियां आपने सुनी होंगी, लेकिन सच्ची तो मैं अपने मुंह से ही सुना रहा हूं। मैं आज भी याद करता हूं उन दिनों को, और सच बताऊं बहुत डर जाता हूं।